हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी लाइफ बहुत मजे में चल रही होगी। बच्चों, आपको पता है कि बोर्ड की एग्जामिनेशन पर क्लास 12 के अंतर्गत 100 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 70 मार्क्स तो आपका थ्योरी पेपर होता है, जबकि 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिकल्स और थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन वहीं पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थ्योरी पेपर तो कवर कर लेते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल्स कर नहीं पाते। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने इस चैनल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर के आ चुका हूं, जिसमें मैं क्लास 12 की जितनी भी प्रैक्टिकल्स हैं उन प्रैक्टिकल्स को हम लोग समझेंगे और साथ साथ हम लोग लैब में भी चलेंगे और लैब में मैं उस प्रैक्टिकल्स को लाइव आपको करके भी दिखाऊंगा। तो आज का जो हमारे पास पहला वीडियो होगा या फिर आप पहला लेक्चर कह सकते हैं, जिसमें हम लोग टाइट्रेशन की एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। सबसे पहले टाइट्रेशन क्या होता है, इन सारी चीज को समझते हुए एम हम लोग क्या लिखेंगे कॉपी के अंदर में, प्रोसीजर हमारा कैसा होगा, ऑब्जर्वेशन हमारा कैसा होगा, ये सब को समझते हुए हम लोग लैब के अंदर चलेंगे और वहां पे मैं आपको लाइव टाइट्रेशन करके दिखाऊंगा। चलिए बिना देर किए हुए बच्चों, आज की हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारे पास पहला और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट में से एक है वो है आपका टाइट्रेशन। ठीक है, अब टाइट्रेशन क्या होता है पहले इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। देखो, टाइट्रेशन को समझने के लिए आपको बेसिकली दो टर्म को समझना पड़ेगा। एक होता है बेटा हमारे पास टाइट्रेट और एक होता है हमारे पास टाइट्रेंट। अब ये दोनों चीज क्या है इसको जरा समझ लेते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो कि ये हमारे पास एक बीकर है, ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर पर हमने कुछ सॉल्यूशन भरा, लेकिन मजेदार बात यह है कि इस सॉल्यूशन की हमें कॉन्सेंट्रेशन के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यहां पर हमने कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन रखा हुआ है इसके बारे में हमें जानकारी है। तो वैसे सॉल्यूशन जिसको आप बीकर के अंदर में लेके चल रहे हो, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको वॉल्यूम मालूम है कि हमने कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम इस कंटेनर पे रखा हुआ है। जो आपके पास बीकर वाले सॉल्यूशन है ना बेटा, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं टाइट्रेट। क्या बोलते हैं? टाइट्रेट। तो टाइट्रेट क्या हुआ? टाइट्रेट बेसिकली कहते हैं कि द सॉल्यूशन कंटेनिंग सबस्टांस हुज कॉन्सेंट्रेशन इज टू बी डिटरमाइंड। टाइट्रेट वो सबस्टांस होंगे या फिर वो सॉल्यूशन का सबस्टांस होगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको डिटरमाइन करनी है, जिसको हम लोग बीकर में आमतौर पे मान के चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक ब्यूरेट भी होता है और इस ब्यूरेट में भी हमारे पास कुछ सॉल्यूशन मौजूद होती है। मजेदार बात तो ये है यहाँ पर कि इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन भी आपको पता होता है और आपने कितना वॉल्यूम लिया हुआ ये भी आपको पता होता है। अब ब्यूरेट में रखे हुए जो सॉल्यूशन होते हैं ना बच्चों, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं टाइट्रेंट का। क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट बोलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि टाइट्रेट क्या होता है और टाइट्रेंट क्या होता है। टाइट्रेंट क्या होगा? जिसकी कॉन्सेंट्रेशन भी आपको पता है, जिसकी वॉल्यूम भी आपको पता है, जिसको आप ब्यूरेट में बेसिकली लेकर के चलते हैं, है ना। फिर आपके पास एक टाइट्रेट भी होता है। टाइट्रेट क्या है कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसकी वॉल्यूम हमें पता है। अब बेसिकली टाइट्रेंट को टाइट्रेट के साथ मिलाना, मतलब टाइट्रेट वाले जो सॉल्यूशन है टाइट्रेंट वाले सॉल्यूशन के साथ मिलाना, इसी प्रोसेस के लिए हम टर्म यूज करते हैं टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन। क्या क्या लिखा हुआ है बोर्ड के अंदर, आओ जरा देख लेते हैं। सबसे पहले टाइट्रेट दिया गया। टाइट्रेट क्या है? द सॉल्यूशन कंटेनिंग सबस्टांस हुज कॉन्सेंट्रेशन इज टू बी डिटरमाइंड कॉल्ड एज टाइट्रेट। ठीक है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आप डिटरमाइन करना चाहते हैं उसी के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं टाइट्रेट का। फिर एक आपके पास है टाइट्रेंट, द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन कॉन्सेंट्रेशन कॉल्ड एज टाइट्रेट, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आपको जानकारी है, जिसको बेसिकली आप ब्यूरेट के अंदर में लेके चल रहे हैं, इसी के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं टाइट्रेंट का। ठीक है, आगे टाइट्रेशन का डिफिनेशन लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहने का मतलब टाइट्रेंट है ना। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टू टाइट्रेट अंटिल द रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीटेड। बेसिकली टाइट्रेंट को टाइट्रेट से मिलाना, यही प्रोसेस आपका कहलाता है टाइट्रेशन। ठीक है,
ये तो कुछ बेसिक सा हमने डेफिनेशन आपको बता दिया कि आखिर टाइट्रेशन होता क्या। डिटेल में जानने के लिए मैं इसके लिए थ्योरी लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप वहां से टाइट्रेशन को थ्योरी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल्स के अंदर में किस तरीके से आपको कॉपी को लिखना है और किस तरीके से आप लैब में जाने के बाद उसकी प्रैक्टिकल्स को आप करेंगे। ठीक है, तो इतने चीज करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। कॉपी में जो सबसे पहला चीज लिखना है वो है एम, कि आप टाइट्रेशन पर क्या चीज का प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, क्या चीज आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो हम लोग डिटरमाइन क्या करेंगे, टू डिटरमाइन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन पोटेशियम पर मैग्नेट। हमारे पास एक पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन होगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको डिटरमाइन करनी है ना। बाई सप्लाई M/20 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। फिर एक और सॉल्यूशन होगा जो ऑक्सैलिक एसिड का होगा और उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होगा, दैट इज 1/20 मोलर। ठीक है, तो ये क्लास 12 का पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें एम के रूप में आपको ये पहले पॉइंट कॉपी पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ऑक्सैलिक एसिड जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है उसके माध्यम से पोटेशियम पर मैग्नेट की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, इसमें हमारे पास थ्योरी क्या क्या इस्तेमाल होने वाला है। थ्योरी के लिए हम लोग बोलते हैं कि देखो, जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है ना, दैट इज KMnO4, वो एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करवा देता है, ऑक्सीडाइज करा करके कन्वर्ट कर देगा पोटेशियम सल्फेट में, मैग्नीज सल्फेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ये हमारे पास थ्योरी वाली बात होती है। ठीक है, अब रिएक्शंस यहाँ पे किस तरीके से होते हैं, तो सबसे पहला मैं रिएक्शन ले रहा हूं, रिएक्शन ऑफ मैग्नेट आयन इन एसिडिक मीडियम। देखो, आपके पास है दिया गया बेटा पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है ना। तो पोटेशियम पर मैग्नेट को अगर आप ब्रेक करेंगे तो K+ और साथ में क्या बनेगा बच्चों, MnO4- बनेगा, दैट इज MnO4-। ठीक है, आपको पता है कि यहां पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +7। आपको निकालना मैं सिखा दिया हूं। अब यहां से एसिडिक मीडियम पे रिएक्शन होगी तो आपका ये कन्वर्ट होगा बेटा Mn+2 पर। कहां पर, Mn+2 पर। कैसे होगा जरा सोचो, पहले ये +7 के स्टेज पर था, अब ये +2 के स्टेज पे पहुंच गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने खाए होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स खाया होगा ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेसिकली आप वाटर की एडिशन कराते हो किधर, जिधर आपके पास ऑक्सीजन कम होता है। जैसे रिएक्टेंट में 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। कितना कम ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन कम है ना, तो 4 मॉलिक्यूल आप पानी ऐड कर दो यहां पे। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पे, 8 है ना। यहां पे कितने हाइड्रोजन है, एक भी नहीं। तो कितना हाइड्रोजन कम दिख रहा है, 8 ना। तो 8H+ को यहां पे ऐड कर दो, आपकी रिएक्शन ये बैलेंस हो जाएगी। तो नेट रिजल्ट आप क्या लिख सकते हैं, MnO4-। ठीक है, इसके बाद हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद हो गया आपके पास 8 मॉलिक्यूल ऑफ H+, साथ में बन गया बेटा हमारे पास Mn+2 और बन गया आपके पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2। ठीक है, ये जो H+ की एडिशन हो रही है ये हमें बता रहा है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम पे होने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम लोग रिएक्शन जो है ऑक्सैलिक एसिड का सोच के चलेंगे। अब ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है COOH और COOH, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। मैं इससे क्या करूं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ H+ को बाहर कर दूं ताकि ये ऑक्सैलेट आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो C2O4 ये जब अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा ना बेटा, तो बन जाएगा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप रिएक्शन देख सकते हैं, बैलेंस हो चुका है, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर। ठीक है, ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन क्या हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शंस पर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दो। बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितना है 5, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2। दोनों को बैलेंस करने के लिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 के साथ। ठीक है, जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो नेट रिजल्ट क्या बनेगा, देखो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 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 और ये 5
इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इन दोनों को बैलेंस करने के बाद मैं जो हूं इन दोनों को मिला करके आयोनिक रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। ये हो गया आपके पास बैलेंस आयोनिक इक्वेशन। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इस वाले रिएक्शन को मैं लिखूं तो आप कैसे लिख सकते हैं? हो गया सर 2 मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 माइनस। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या था बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 10। तो यहां पे हम लोग लेके चल लेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ो, 8 2 जा 16 यानी कि 16H प्लस हो गया। इसके बाद हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ Mn प्लस 2 और उसके बाद हो गया बेटा 8 मॉलिक्यूल ऑफ H2। ये आपके पास पहली रिएक्शन हो गई। दूसरा रिएक्शन जो है ऑक्जेलेट वाला, 5 से इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास? 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्जेलेट आयंस, फिर मिल गया 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन और साथ में रिलीज कर गया 10 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करके लिख सकते हैं। आपको मैं बता चुका हूं, जो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में होगा अगर वो प्रोडक्ट में भी है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब जो चीज बच गया उसको आप सिंपल लिख दो, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, तो लिखेंगे हम लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 माइनस, साथ में 5 मॉलिक्यूल ऑफ C2O4 माइनस 2 प्लस 16 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस। रिएक्ट करके क्या बना दिया? ये बना दिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ Mn प्लस 2, इसके बाद 10 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और फिर बन गया बच्चों 8 मॉलिक्यूल ऑफ H2। ये जो रिएक्शंस है हमारे पास, पोटेशियम पर मैग्नेट का ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन है इन आयोनिक इक्वेशन। ये जो रिएक्शन है आयंस के फॉर्म में लिखे गए। अगर इसी इक्वेशन को आप केमिकल इक्वेशन के माध्यम से लिखना चाहें तो आपने क्या क्या रिमूव किया था? देखो तो, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट से आपने पोटेशियम को हटा दिया था, ऑक्जेलिक एसिड से आपने H प्लस को हटा दिया था। तो जो जो चीज हटाए हैं ना उसको आप जरा ऐड करते हैं। जैसे MnO4 माइनस में पोटेशियम लगा दो, देखो MnO4 माइनस में पोटेशियम लगा देंगे तो KMnO4 हो जाएगा। यहां से आपने हाइड्रोजन को हटाया था तो इसको लगा दिया, फिर H प्लस के साथ सल्फेट लगा दिए। तो इस तरीके से आपका आयोनिक रिएक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो थ्योरी में हमारे पास इतना चीज को ध्यान रखना है कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करवा करके कन्वर्ट कर देता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। साथ में पानी भी बनता है, मैंगनीज सल्फेट भी बनता है और साथ में पोटेशियम सल्फेट भी बनता है। हमारे पास एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशन के लिए आयोनिक इक्वेशन की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन केमिकल इक्वेशन की आवश्यकता पड़ने वाली है। वो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट देख लेंगे उसके बाद फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मैटर समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहला आप एक काम करो, इस वाले पार्ट को फटाक से आप कॉपी कर लो, उसके बाद फिर जो है हम लोग कुछ और बातें आगे करने वाले हैं। ठीक है, आप इसको भी कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास कॉपी पे नोट पॉइंट लिखा जा सकता है। ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन में भाइबा के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। देखो, जब भी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे ना तो यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट के फॉर्म में यूज करना होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पर आप HCl को यूज नहीं कर सकते, आप नाइट्रिक एसिड को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? इसके पीछे रीजन क्या होगा? सबसे पहला है कि HCl जो होता है आपके पास वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है जब वो पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्शन करते हैं, और क्लोरीन जो होता है एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, टकराव हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास, है ना। आगे बढ़ सकते हैं। HNO3 के साथ भी वही केस है। HNO3 भी एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ इसको ऐड नहीं करवा पाते, या ऑक्जेलिक एसिड के साथ ऐड नहीं करवा पाते, या फिर टाइट्रेशन के लिए हम इसको यूज नहीं करते। यहां पे इस्तेमाल में लेना है आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसको याद रखना। ठीक है, भाइबा में आपसे एक्सटर्नल ये पूछ सकते हैं कि आखिर जब आप टाइट्रेशन करवाए तो टाइट्रेशन करवाने के दौरान आपने कौन सी एसिड का इस्तेमाल किया था? तो जवाब क्या होना चाहिए? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हमने इस्तेमाल किया था। फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर
आप HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर HCl KMnO4 के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पर आप नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर HNO3 का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो फिर से जवाब होगा नहीं, क्योंकि सर HNO3 भी एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके भाइबा के अकॉर्डिंग में सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले आप कॉपी करें, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद हमारे पास लैब की कॉपी के अंदर में होगा मटेरियल रिक्वायर्स। जब आप इस टाइट्रेशन की एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो कौन कौन से मटेरियल्स आपकी जरूरत पड़ने वाली है? सबसे पहले मटेरियल्स क्या क्या होंगे आओ जरा देखते हैं हम लोग। आपको सबसे पहले बीकर एक लेना पड़ेगा, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कॉनिकल फ्लास्क। बेसिकली आप इसको टाइट्रेशन फ्लास्क भी कहते हैं, लेकिन आमतौर की भाषा पे हम लोग इसको कॉनिकल फ्लास्क के नाम से ही जानते हैं। फिर एक आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होगा, इसके साथ साथ एक फनेल भी होगा, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फनेल। एक हमारे पास वॉच ग्लास होगा, क्या होगा? वॉच ग्लास होगा। फिर हमारे पास एक पीपेट होंगे, साथ में हमारे पास एक ब्यूरेट भी होगा। बेटा क्या होगा? एक ब्यूरेट भी होगा। ब्यूरेट को लगाने के लिए हमारे पास ब्यूरेट के स्टैंड भी होंगे और साथ में हमारे पास स्टायर भी होंगे। इसको सॉल्यूशन को मिलाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बीकर हो गया, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए होगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए होगा, फनेल की भी जरूरत पड़ेगी, वॉच ग्लास की भी जरूरत पड़ेगी, पीपेट की भी जरूरत पड़ेगा, ब्यूरेट का भी जरूरत पड़ेगा, ब्यूरेट स्टैंड का भी जरूरत पड़ेगा, साथ में आपको स्टायर का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं जो मटेरियल्स आपको लैब के दौरान निकाल के रखने पड़ेंगे कि सर इन सब का इस्तेमाल हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए करने वाले हैं। ठीक है, फिर जो है बच्चों हमारे पास कुछ केमिकल्स की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं लिखा हूं यहाँ पे केमिकल रिक्वायर्स। क्या क्या केमिकल चाहिए? हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड के बीच की टाइट्रेशन देखने वाले हैं, तो दो केमिकल चाहिए हमारे पास। एक तो चाहिए होगा सर ऑक्सैलिक एसिड, जो व्हाइट कलर का होगा, कुछ इस टाइप का देख सकते हैं आप। कुछ आपको पोटेशियम परमैंगनेट भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो कैसा होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये ऑक्सैलिक एसिड की भी जरूरत पड़ेगी और पोटेशियम परमैंगनेट की भी जरूरत पड़ेगी। बेसिकली ये भी सॉलिड के फॉर्म में होता है और ये भी सॉलिड के फॉर्म में होता है। हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसकी सॉल्यूशंस बनाने पड़ते हैं। अब सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे उसके लिए हम लोग बात करते हैं। देखो सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड की। आप ऑक्सैलिक एसिड की सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं ऐसा कैलकुलेशन करूं, सपोज M1 दिस इज अ मोलारिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो आपको कितना मान के चलना है 1/20 मोलर मान के चलना है। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम है, दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इसके लिए मैंने V1 बोल लिया। बेसिकली V1 हम लोग ये खुद से डिसाइड करेंगे कि मैं सॉल्यूशन कितने ml का बनाना चाहता हूं, 250 ml का बनाना है, 500 ml का बनाना है, 1000 ml का बनाना है या 750 ml का बनाना है। आप क्या करेंगे, हम लोग लेके आएंगे सबसे पहले बेटा बीकर। क्या लेके आएंगे? बीकर लेके आएंगे। आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं बीकर के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है, बीकर में सपोज कर लो कि हमें 250 ml का सॉल्यूशन बनाना है। कितने ml का? 250 ml का। तो 250 ml में हमें ऑक्सैलिक एसिड कितना ग्राम मिलाना होगा कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1/20 हो जाए। तो इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन है, आप जरा देखें। जैसे थ्योरी वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, मोलारिटी बराबर क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा? VmL होगा। अब वॉल्यूम आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। आपको 100 ml बनाना है तो 100 ही लिखेंगे, 250 ml बनाना है तो 250 लिखेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग वॉल्यूम 250 ml मान के चलते हैं, यानी जो सॉल्यूशन बनाना है वो आपको 250 ml का बनाना है। ठीक है, और मोलारिटी आपको कितना पहुंचाना है? 1/20 पहुंचाना है। तो मोलारिटी की जगह पे आप रख दो 1/20। WA हमें चाहिए, मॉलिक्यूलर मास होता है इसका बच्चों 126 इंटू 1000 और वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास? 250 हो गया। ठीक है,
अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.575 ग्राम। इसका मतलब अगर आप ऑक्जेलिक एसिड की सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं तो आप सॉल्यूशन 250 ml का बनाना चाहते हो तो आप बीकर में सबसे पहले 250 ml पानी रख दो और उसमें ऑक्जेलिक एसिड कितना डाल देंगे, 1.575 ग्राम डाल देंगे। जैसे 1.575 ग्राम इस वाले कंटेनर पे डालोगे ना, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिल जाएगी, 1/20 मिल जाएगी। तो ये सॉल्यूशन आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप ये सॉल्यूशन को बना के दिखा देते हैं तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये पहली चीज होगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर मुझे ज्यादा ऑक्जेलिक एसिड बनाना है, मान लो 250 ml की जगह पे आपको 500 ml का बनाना है। ठीक है, तो 250 की जगह पे 500 इस्तेमाल करो, मोलारिटी की जगह पे 1/20 रखो और वेट आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो एक मैं रफ फिगर यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं वॉल्यूम जो आपको बनाना है और कितना वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड लगने वाला है। सपोज 250 ml आपको बनाना था तो ऑक्जेलिक एसिड कितना लगा, 1.575 ग्राम, ये लगा हमारे पास। अगर मान लो आपको 500 ml का बनाना है तो आप क्या करो कि 1.575 को 2 से गुना कर लो, मतलब डबल करके डाल देंगे। अगर मान लो आपको 750 ml का बनाना है तो 1.575 को आप 3 से गुना करके उतना वजन करके आप डाल दो। इसके बाद अगर मान लो 1000 ml का बनाना है तो 1.575 को 4 से गुना करके जो वजन आएगा उसको आप 1000 ml वाले पानी में डाल दो। तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितनी मिलती रहेगी, 1/20 मिलती रहेगी। तो ये एक रफ कैलकुलेशन है जिसके माध्यम से हम लोग ऑक्जेलिक एसिड की सॉल्यूशन तैयार करेंगे। ठीक है, अच्छा यहां पे एक मैटर ये भी आता है कि सर ऑक्जेलिक एसिड को मेजर कैसे करें। तो उसके लिए हमारे पास लैब के अंदर में जो है ना वो वेटिंग मशीन होती है। आपको सिंपल वॉच ग्लास को उठाना है, वॉच ग्लास को वेट मशीन के ऊपर रखना है और उसके बाद कुछ कुछ पार्टिकल्स आप कह सकते हो ऑक्जेलिक एसिड का डालते जाना है उसमें, ताकि आपका वजन होता रहेगा। जैसे 1.575 आएगा उसको स्टॉप कर दो, 250 ml के पानी में डाल दो, उसकी सॉल्यूशन कितनी मिल जाएगी, 1/20 मोलर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग तैयार करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले आप इसको जरा कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट की सॉल्यूशन बनाने के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हमें पोटेशियम पर मैग्नेट की सॉल्यूशन को भी तैयार करना है। लेकिन ध्यान देना, ये सॉल्यूशन आपको तैयार नहीं करना है, ये सॉल्यूशन आपको टीचर्स के द्वारा तैयार करके दिया जाएगा, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको मेजर करनी है। ठीक है, आपको बनाना सिर्फ ये वाला सॉल्यूशन है, लेकिन पोटेशियम पर मैग्नेट के सॉल्यूशन टीचर्स के द्वारा आपको दिए जाएंगे। मान लेते हैं अब इसमें कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। मैं यहाँ पे वॉल्यूम ले लेता हूँ और यहाँ पे वेट ले लेता हूँ, किसके लिए बेटा, पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए। ठीक ना, तो अगर 250 ml का बनाना है आपको तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करो 0.8 ग्राम, जो हम लोग प्रैक्टिकल के दौरान करने वाले हैं। अगर मान लो 500 ml का बनाना है तो 0.8 ग्राम को 2 से मल्टीप्लाई करके आप लेके चल लो। फिर अगर मान लो 750 ml का बनाना है, 750 ml का, तो 0.8 को 3 से मल्टीप्लाई करके चल लो। फिर अगर 1000 ml या 1 लीटर का बनाना है तो 0.8 को 4 से मल्टीप्लाई करके मेजर करो और फिर वाटर के अंदर डिसॉल्व करा दो उसको। ठीक है, तो हमने दोनों सॉल्यूशन भी तैयार कर लिए, समझ रहे हैं। ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन भी तैयार हो गया और हमारे पास पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन भी तैयार हो चुका है। ठीक है ना, तो बच्चों सबसे पहले आपको जो जो चीज करना है वो मैं आपको बता दिया। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए है ना, वो चीज आपको देख लेना है। साथ में आपको सॉल्यूशन तैयार करना है सिर्फ किसका, ऑक्जेलिक एसिड का, लैब के अंदर में, और पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन आपको टीचर्स के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लैब के अंदर मूव करते हैं, इन सारे मटेरियल्स और केमिकल्स को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद टाइट्रेशन प्रोसेस हम लोग करते हैं। उसके बाद प्रोसीजर के दौरान मैं आपसे मुलाकात करता हूं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग लैब के अंदर में आ चुके हैं और क्लास 12 का पहला एक्सपेरिमेंट यानी कि टाइट्रेशन, उसको हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट एंड ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक ब्यूरेट इस्तेमाल किया हुआ है। इस ब्यूरेट में सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन को डालना है और ब्यूरेट को अच्छे तरीके से धो लेना है। इसको अच्छे से मिलाने के बाद, इसको मिलाना जरूरी है क्योंकि अगर इसको मिलाएंगे नहीं
तो रीडिंग आपका प्रॉब्लम आ सकता है। इसको अच्छे तरीके से मिलाने के बाद आप इसको फेंक सकते हैं। नाउ इसके बाद इस ब्यूरेट को हम लोग ब्यूरेट स्टैंड में अच्छे तरीके से होल्ड कर देंगे। होल्ड करने के बाद हम लोग फनेल की सहायता से इसके अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट के सॉल्यूशन को भरेंगे। आपको जो रीडिंग यहां पे रखनी है वो 0 ml तक रीडिंग रखनी है। एकदम ध्यान से बारीकी से आपको 0 रीडिंग तक ही रखना है। अगर मान लो किसी कारणवश 0 रीडिंग से ज्यादा आपने फिल कर दिया है तो आप इसके नोजल को ओपन करके एयर को बाहर निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहां पर आपका मुकम्मल तौर पे 0 रीडिंग तक फिल हो चुके हैं ब्यूरेट। क्या इसमें मौजूद है? पोटेशियम परमैग्नेट की सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग कॉनिकल फ्लास्क को उठा लेंगे बेटा, ठीक है। और इस कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग ऑक्जेलिक एसिड को डालेंगे जो आपने सॉल्यूशन तैयार किया हुआ था। ध्यान रखना कि ऑक्जेलिक एसिड पीपेट के माध्यम से आपको डालना है और सिर्फ आपको 20 ml ही आपको कॉनिकल फ्लास्क में डालना है, ठीक है। तो ये आपके पास लगभग 20 ml हमारे पास रेडी है। अब इस ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन को आपको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाल देना है, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड की सॉल्यूशन, याद रखना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें लगभग टेस्ट ट्यूब को हम लोग हाफ फिल कर लेंगे और इस सल्फ्यूरिक एसिड को अगेन आप कॉनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। अब ऐसा करना हमारे लिए जरूरी है ताकि रिएक्शन थोड़ा आपका फास्ट हो चुके, ठीक है। अब इस कॉनिकल फ्लास्क को अच्छे से मिला लेंगे और अगेन आप कॉनिकल फ्लास्क को ब्यूरेट के नीचे अच्छे से बैठा लेंगे, ठीक है। अब आपका टाइट्रेशन करने के लिए हमारा सारा सेटअप रेडी हो चुका है। अब बस करना इतना है कि आपको ब्यूरेट के नोजल को ओपन करना है और बूंद बाई बूंद आपको पोटेशियम पर मैग्नेट की सॉल्यूशन ऑक्जेलिक एसिड के अंदर डालनी है। नाउ इसके बाद इसको आप हिला करके देखोगे तो इसकी कलर आपकी डिसअपीयर हो जाएगी। कलर आपकी डिसॉल्व हो गई। फिर से हम लोग क्या करेंगे, नोजल को ओपन करके अगेन पोटेशियम पर मैग्नेट के सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे और फिर से इसको हम लोग मिलाएंगे। तो जैसे ही मिलाओगे इसकी कलर फिर से क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट आपका ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। अब आपको फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना है और फिर से इसको हिला करके देखेंगे तो इसमें कलर फिर से चली जाएगी, यानी कि आपका टाइट्रेशन हो रहा है, ठीक है। फिर से इसको हमने मिलाया। अब फिर से देखो आपका कलर डिसॉल्व हो चुका है। फिर से हम लोग करेंगे थोड़ा और फिर से इसको मिला करके देखेंगे, फिर से आपकी कलर डिसॉल्व हो गई, ठीक है। आगे और बढ़ें, फिर से आप मिला करके देखें, फिर से आपकी कलर डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तब तक इसको आपको मिलाते रहना है जब तक कि आप का कलर डिसअपेयर होने के बजाय अपेयर ही नहीं रह जाता है, ठीक है। फिर से आप मिला लो। तो अब देखो इसकी कलर जो है नहीं जा रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कलर आपका डिसअपेयर से अपेयर हो चुका है। मतलब आप इसको कितना भी आप घुला लोगे ना, इसकी कलर अब नहीं जाएगी। अब क्या करना है कि ये आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपल यहाँ पे ब्यूरेट की रीडिंग को मेजर करनी है। हमारे पास ये जो ब्यूरेट की रीडिंग है वो लगभग 13 ml के आसपास में आया हुआ है, ठीक है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग 3 मरतबा रिपीट करेंगे। तो दूसरा मरतबा भी रिपीट करने के बाद हमारे पास 13 ml ही आपका वॉल्यूम आया है, ठीक है। इसको फिर से आप एक्सपेरिमेंट को तीसरी मरतबा दोहराओ। तो फिर से करने के बाद भी हमारे पास रीडिंग कितना आ चुका है, 13 ml आ चुका है। यानी कि तीनों मरतबा पे आपके फाइनल वॉल्यूम मैच कर चुके हैं। यही आपका कॉन्कर्डेंट वॉल्यूम होगा जिसका यूज हम लोग कैलकुलेशन के दौरान करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम लोग लैब से वापस आ चुके हैं और मैं अब आपको जो जो वहां पे करके दिखाया उन सब को प्रोसीजर के अंदर में स्टेप बाय स्टेप लिख दिया हूं। आप इसको भी प्रैक्टिकल कॉपी पे लिखने वाले। सबसे पहले हमने क्या किया था कि ब्यूरेट को अच्छे तरीके से डिस्टिल्ड वाटर से धोया, फिर पोटेशियम पर मैग्नेट से भी धोया।
वो हमने पहले पॉइंट पे लिख रखे हैं कि वॉश द ब्यूरेट विद डिस्टिल्ड वाटर एंड विद पोटेशियम परमैंगनेट। इतना करने के बाद हमने क्या किया था, हमने किया था कि पोटेशियम परमैंगनेट को ब्यूरेट में भरे थे। कहां तक रीडिंग लिया था बेटा, 0 ml तक रीडिंग लिया था। तो हमने सेकेंड पॉइंट पे ये किया था, फिल्ड इट विथ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एंड नोट द रीडिंग ऑफ ब्यूरेट। ब्यूरेट कहां तक लेके चलना था रीडिंग पर, 0 ml तक। फिर हमने क्या किया था, हमने पीपेट को उठाया था और पीपेट को हमने पहले साफ किया डिस्टिल्ड वाटर से, फिर ऑक्जेलिक एसिड से, और उसके बाद हमने ऑक्जेलिक एसिड पीपेट के माध्यम से 20 ml बाहर निकाले और उसको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाल दिया। वो हमने लिखा है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पर, 20 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन वाज टेकन इनटू कॉनिकल फ्लास्क। ये भी आपने देखा। फिर हमने क्या किया था कि पहले तो टेस्ट ट्यूब लिए, फिर उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लगभग हाफ ऑफ द टेस्ट ट्यूब हमने लिया और फिर कॉनिकल फ्लास्क में हमने मिला दिया। उसको मिलाने के बाद उस कॉनिकल फ्लास्क को हमने स्टैंड के ठीक नीचे अच्छे तरीके से सेट कर दिया। आपका क्या लिखा मैंने, अबाउट हाफ ऑफ द टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4 वाज एडेड टू इट बाय प्लेसिंग द कॉनिकल फ्लास्क अंडर द ब्यूरेट। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने ब्यूरेट के नोजल को ऑन किया था, ड्रॉप बाय ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन ऑक्जेलिक एसिड में आ रहा था और फिर हम लोग उस कॉनिकल फ्लास्क को हिला रहे थे, है ना, और उसकी कलर आपकी चेंज हो जा रही थी। मतलब बेसिकली पिंक कलर स्टार्ट में हुआ था, फिर वो पिंक कलर आपका डिसॉल्व भी हो गया था। मैं लिखा हूं यहाँ पे, ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम द ब्यूरेट एंड कीप द शेकिंग द कॉनिकल फ्लास्क, ए पिंक कलर अपीयर्स विच डिसअपीयर इमीडिएटली। जैसे पिंक कलर आया था वो तुरंत क्या हो गया था, आपका डिसअपीयर हो गया। फिर हमने क्या किया था, फिर थोड़ा बहुत ड्रॉप को मिलाए थे, फिर उसको हिला करके देखे थे, है ना, तो फिर से कलर डिसअपीयर हो गया था। 2-3-4 बार ऐसा करने के बाद एक ऐसा भी समय आया था कि एक ड्रॉप जाते ही अब उसकी कलर डिसअपीयर नहीं हो रही थी, है ना, मतलब कलर वो आपका परमानेंट हो गया था। जहां पे हमने आपको बोला था कि वो टाइट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई है और उस जगह पर आकर के आपको ब्यूरेट की रीडिंग को मैच करना था। ब्यूरेट का रीडिंग कितना मिला था हमारे पास, 13 ml। आपने देखा अभी जस्ट वीडियो के अंदर में। तो यहां पर है नेक्स्ट है द पिंक कलर ग्रेजुअली डिसअपीयर आफ्टर एडिंग सम मोर सॉल्यूशन। फिर से कलर डिसअपीयर हो गया था। नाउ ड्रॉप 1 ड्रॉप ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम द ब्यूरेट एंड कीप द शेकिंग द फ्लास्क। फिर आगे मैं लिखा, स्टॉप द एडिंग KMnO4 फ्रॉम द ब्यूरेट व्हेन द पिंक कलर डज नॉट डिसअपीयर। जब कलर आपका डिसअपीयर नहीं होने लगा तब आपको वहां पे ड्रॉप को रोक देना है। अब वहां पे फर्दर पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड नहीं करना। उसके बाद हमने रीडिंग को देखा, तो रीडिंग हमारे पास कितना मिल गया था बच्चों, 13 ml आपको रीडिंग मिल चुका था। तो कुछ इस तरीके से बच्चों हम लोग प्रोसीजर को अपने लैब की कॉपी पे लिखेंगे। आप लिखो जरा, उसके बाद ऑब्जर्वेशन तक पहुंचते हैं हम लोग। चलिए, इसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन तक पहुंचे थे। ऑब्जर्वेशन में क्या है, ऑब्जर्वेशन आपने क्या क्या किया था, तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से लिख सकते थे। हमें 3 मरतबा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ऑक्जेलिक एसिड हमने कितना लिया था, 20 ml, और ब्यूरेट की रीडिंग स्टार्टिंग में कितना था, 0 ml। जब आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हुई थी तो हमारे पास ब्यूरेट का रीडिंग कितना मिला था बच्चों, 13 ml मिला था। अब डिफरेंस अगर निकाले इसका तो 13 में से 0 कितना मिल जाएगा आपके पास, 13 ml मिल जाएगा। इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किए थे हम लोग, और रिपीट करने के बाद फिर से ब्यूरेट की रीडिंग को मेजर किया था, तो फिर हमें कितना मिला था, 13 ml, यानी डिफरेंसेस अभी भी कितना हुआ था, 13 ml हुआ। तीसरी मर्तबा में भी हमारे पास मेजरिंग वॉल्यूम जो मिला था वो आपके पास 13 ml था, डिफरेंस कितना मिला था, 13 ml का ही। तो आपके पास जितना मर्तबा आप एक्सपेरिमेंट किए आपके पास फाइनल वॉल्यूम कितना मिला, 13 ही मिला आपके पास। अब 3 मर्तबा वॉल्यूम अगर मैच कर जाता है तो इस वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं कॉन्कर्डेंट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, कॉन्कर्डेंट वॉल्यूम। मतलब इसका एक्यूरेट वॉल्यूम आपको कितना सोच के चलना पड़ेगा, 13 ml सोच करके चलना पड़ेगा। बाय द वे कभी ऐसा हो जाता कि एक मर्तबा 13 ml आ जाता, दूसरे मर्तबा 15 ml आ जाता, तीसरे मर्तबा भी 15 ml आ जाता, तो आपको फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट करना होता। कम से कम आपको 3 ऐसी वॉल्यूम चाहिए होगी जो लगातार आपकी मैच करनी चाहिए। अगर तीनों वॉल्यूम लगातार मैच करेगी ना तभी आप उसको कॉन्कर्डेंट रीडिंग बोलेंगे, समझ रहे। अब आपको वॉल्यूम ऑफ
पोटेशियम पर मैग्नेट का मिल चुका है जो आपके पास ब्यूरेट में रखा हुआ था। कितना मिला है बेटा? 13 ml मिला है। अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और मोलर कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत सिंपल सा है। चलिए तो हम लोग कैलकुलेशन में देखते हैं। कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है कि मोलारिटी हमने ऑक्जेलिक एसिड का M1 बोला है, ऑक्जेलिक एसिड का वॉल्यूम हमने V1 बोला है, मोलारिटी ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट को M2 बोला है और वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट को हमने V2 बोला है। आप एक चीज को जानते हैं थ्योरी वाले में कि मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप जानते हैं अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो आप क्या लिख सकते हैं? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। अरे हाँ ना भाई, इसका मतलब M1 V1 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, फिर M2 और V2 को क्या लिखा जा सकता है? दिस इज अ नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन। लिख सकते हैं। नाउ इन दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर लो। दैट इज M1 V1 अपॉन M2 V2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन। अब सवाल ये आता है कि सर नंबर ऑफ मोल कैसे पता चलेगा? तो जो आपने बैलेंस इक्वेशन लिखे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, कौन सा? ये वाला सर। तो देखो तो पोटेशियम पर मैग्नेट का कितना मोल आपने यूज किया? 2। ऑक्जेलिक एसिड का आपने कितना यूज किया? 5, है ना। इसका मतलब आपने N2 कह लिया यहां से 2 और N1 आपने कह लिया यहां से 5। अब इसको जरा आप अप्लाई करें कैलकुलेशन वाले पॉइंट पे, तो देखें कैसे होगा। सबसे पहले M1 आपके पास कितना था? ऑक्जेलिक एसिड वाला 1/20। वॉल्यूम आपने कितना इस्तेमाल किया था? 20 ml। ऑब्जर्वेशन पे देख सकते हैं आप। M2 आपको निकालना था सर, और V2 आपको कॉन्कर्डेंट वाला कितना मिला था? 13 मिला था ना। और ऑक्जेलिक एसिड का वॉल्यूम आपको कितना था? और ऑक्जेलिक एसिड का मोल आपको कितना मिला था? 5। और पोटेशियम पर मैग्नेट का कितना मिला था? 2। ये बैलेंस इक्वेशन से मिला था। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं और M2 को निकालते हैं तो M2 आएगा बच्चों 0.03 मोल, यानी जो पोटेशियम पर मैग्नेट था उसकी मोलारिटी हमें कितनी मिली थी? 0.03 मिल गई थी। अब मोलारिटी हमें मिल गया। मोलारिटी मिलने के बाद आपको यहां से स्ट्रेंथ भी पता करना होगा। क्या पता करना होगा? स्ट्रेंथ पता करना होगा। स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? स्ट्रेंथ निकालने का सिंपल तरीका है कि मोलारिटी को उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मोलारिटी को उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो मोलारिटी आपके पास कितना है? दैट इज M2 मींस 0.03। और पोटेशियम पर मैग्नेट का निकाले है ना। स्ट्रेंथ किसका निकाल रहे हो? पोटेशियम पर मैग्नेट का। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो 158 होता है। अगर आप इसको सॉल्व करके देखो कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है 4.75 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से टाइट्रेशन के माध्यम से हम लोग अननोन पोटेशियम पर मैग्नेट का मोलारिटी भी फाइंड आउट कर चुके हैं और साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आई है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान।